हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, इस मंथ का ईजान वर्ष फिस्ट का टॉपिक फॉरबिडन मेमोरीज के ऊपर मेरी ये स्टोरी आप सबके लिए हाजिर है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है। इसमें टॉप वांगजी है और बॉटम विंग होने वाला है और ये एक BL स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस स्टोरी को, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पहाड़ी से, जिस पर दो लोग खड़े थे और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स, ये समाज कभी हमें एक नहीं होने देंगे। हम दोनों जीते जी तो एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन मरने के बाद तो हम एक हो सकते हैं ना। तभी दूसरा पर्सन कहता है हाँ, और वो दोनों उस माउंटेन से कूद जाते हैं। और अब हम पूरे 40 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम अपने फर्स्ट मेन लीड लैन वांगजी को देखते हैं, जो करीब 30 साल का रिच हैंडसम साथी, रूड और एरोगेंट बिजनेसमैन था, जो हर काम टाइम पर करना पसंद करता था। उसे अपने काम के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही पसंद नहीं थी और इसी कारण वांगजी को बिजनेस वर्ल्ड में एक कोल्ड बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता था। वांगजी, जो चाइना के बीजिंग सिटी का सबसे रिच और पावरफुल बिजनेसमैन है, जिसने कि मात्र 30 साल की उम्र में ही अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया था। हालांकि वांगजी ने एक रियल एस्टेट बिजनेस से स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में वांगजी मल्टीपल बिजनेस का CEO है। और यही नहीं बल्कि वांगजी का साथ उसके अंकल और उसके गगा देते हैं। इसलिए आज कोई सा भी मैगजीन खोलकर देखो तो उस मैगजीन पर केवल वांगजी और वांगजी ही रहता था। यही चीज़ दूर बैठा एक पहाड़ी इलाके में हमारा सेकंड मेन लीड वी वुशान, जो उस मैगजीन को देखते हुए वांगजी की पिक्चर से बात कर रहा था। तो लैन वांगजी, कैसे हो तुम? सुना है तुमने फिर से बिजनेस वर्ल्ड में झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एक बार मुझे बिजनेस में आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, बल्कि मैं भी हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, विंग विंग। तभी विंग अंदर से आवाज़ देता है, हाँ चैन, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ चैन कहता है, ओए विंग के बच्चे, तू अंदर क्या कर रहा है? ये देख, हमारे पोल्ट्री फार्म के सारे मुर्गियाँ भाग गई है। और ये बता, तू अंदर क्या कर रहा है? क्या तूने अंडे कलेक्ट किए? विंग कहता है हाँ चैन। चैन कहता है अच्छा, कितने एग कलेक्ट किए हैं? विंग हैप्पीली कहता है 500। चैन कहता है क्या 500? मगर हमारे पास तो 600 मुर्गियाँ है ना। विंग कहता है हाँ, तो चैन कहता है तो हमारे पास 600 एग होने चाहिए थे ना। तभी विंग चैन पर हंसते हुए कहता है, बेवकूफ़, मुर्गे अंडे नहीं देते क्योंकि वो तो बॉय है ना। तभी चैन कहता है, तूने बेवकूफ़ किसे कहा? मत भूल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। विंग कहता है हाँ, मैं तो भूल गया था कि तू मेरा एक बेवकूफ़ भाई है। और वो चैन को चिढ़ाने लगता है और फिर विंग आगे आगे और चैन विंग को पीटने के लिए उसके पीछे पीछे। तभी विंग दौड़कर घर पर पहुंचता है, जहां वो यांगली को पकड़ता है और उसको आगे आगे करके चैन से बचने लगता है। तभी यांगली चिल्लाकर कहता है, आचिन, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तभी चैन कहता है, सीजे आप हटिए, आज मैं इस विंग का मुंह नोच लूँगा। तभी यांगली कहती है, आइन क्या हुआ? और आचिन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन लोगों को शोर शराबा सुनकर जियान, फेमियान और यू जियान बाहर आकर कहते हैं, ये शोर कैसा है? तभी विंग कहता है, कुछ नहीं बाबा, चैन मुझे मार रहा है। तभी फेमियान चैन को डांटते हुए कहता है, चैन, तुम विंग को परेशान क्यों कर रहे हो? तभी चैन कहता है, बाबा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये विंग ही है जो हर समय मुझे परेशान करता रहता है। तभी यू जियान कहती है, विंग, चैन, तुम दोनों कब बड़े होंगे? हाँ बताओ, अब क्या तुम्हारे सर पर सींग आएंगे तो क्या तब तुम बड़े होंगे? तभी विंग कहता है, माँ ये आप क्या कह रही है? और हम बड़े कहाँ हुए हैं, हम तो अभी भी बच्चे हैं। तभी यूजियान कहती है, हाँ बच्चे हो, लेकिन 20-20 साल के बच्चे हो, छोटे नहीं हो। तभी विंग कहता है, माँ अगर हम छोटे नहीं हैं और बड़े हो गए हैं तो प्लीज़ बाबा को मनाओ ना कि वो हमें शहर जाने दे। हम वहाँ जाकर तरक्की करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। और फिर एक दिन लैन वांगजी की तरह मेरी भी फ़ोटो ऐसे ही मैगजीन पर फ्रंट पेज पर होगी। प्लीज़ ना माँ, बाबा से बात कीजिए ना। तभी चैन कहता है, हाँ माँ, प्लीज़ 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 ना, बाबा से एक बार बात करो ना। यू जियान कहती है, ठीक है, पहले तुम दोनों अंदर चलो और नहा लो, वैसे भी तुम दोनों से बदबू आ रही है। विंग कहता है, बदबू? मगर मैं सुबह ही तो नहाया था।
नहाया था ना। विंग फिर अपने आप को स्मेल करता है और सच्ची उससे एग की महक आ रही थी। विंग उसे स्मेल करता है और कहता है, हाँ सच्ची मुझसे तो स्मेल आ रही है। ये कहकर विंग फिर से सावन लेने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई फ्रेश वगैरह होकर आते हैं। तब तक यांगली उन दोनों के लिए सूप वगैरह लेकर आती है और कहती है, ये लो, इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है। तभी विंग कहता है, सीजे ये क्या है। यांगली कहती है, विंग ये लोटस सूप है, आज मैंने पहली बार बनाया है, इसे पी कर देखो। विंग कहता है, ओके सीजे। उसके बाद दोनों ही उस सूप को पीते हैं। तभी विंग कहता है, वाओ सीजे, ये काफ़ी स्वादिष्ट है। यांगली कहती है, सच्ची, फिर और ले लो, मैंने बहुत सारा बनाया है। विंग कहता है, ओके। उसके बाद वो लोग 3-4 बाउल सूप पी लेते हैं और अब उनका पेट पूरी तरह भर चुका था और अब दोनों ही अपने रूम में आ जाते हैं। और जैसे ही बात करने वाले थे तभी विंग के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और उसी समय अचानक चैन के पेट में भी। और अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक दोनों वॉशरूम की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, मगर विंग चैन से पहले ही वॉशरूम में घुस जाता है और बाहर से चैन विंग पर गुस्सा करते हुए कहता है, विंग तुम सिचुएशन को क्यों नहीं समझते। तभी विंग अंदर से जवाब देता है, चैन अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता तो मेरा पेट खराब हो जाता, मेरी पैंट खराब हो जाती। चैन कहता है, ओ गॉड, अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे और अब चैन उड़ता है और बाहर की तरफ भागता है, जहां वो अपने घर का गेस्ट रूम देखता है तो बंद था। उसकी मॉम ने उस गेट पर ताला लगा दिया था। चैन ये देखता है और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहता है, माँ भी ना। लेकिन चैन के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपने माँ के रूम में आता है। मगर जब वो देखता है माँ और बाबा खुद वॉशरूम में घुसे हैं तो वो फिर बाहर आकर वो चुपचाप बाहर आ जाता है। और अब चैन के पास टाइम नहीं था इधर उधर भागने का, इसलिए वो यांगली के कमरे में जाता है और यांगली का वॉशरूम यूज़ करने लगता है। इधर चैन बैठा ही था कि यांगली भी अपने रूम में आ जाती है और अपने वॉशरूम से आती आवाज़ों को सुनती है और सोचती है, उसके वॉशरूम में कौन होगा, क्या कोई चोर तो घर में नहीं घुसा ना। यही सोच के यांगली एक बड़ा सा डंडा उठाती है और उसी वॉशरूम की तरफ जाती है और फिर डोर को खटखटाते हुए पूछती है, अंदर कौन है। तभी चैन आवाज़ देता है, सीजे मैं हूँ। तभी यांगली शॉक होकर कहती, हाचिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी चैन कहता है, कुछ नहीं सीजे, वो मेरा पेट खराब हो गया है। यांगली ये सुनकर शौक और वो चैन से कहती है, ओके ओके, तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ। चैन कहता है, जी सीजे। और फिर यांगली सोचती है, चैन मेरे वॉशरूम में क्यों आया, उसके वॉशरूम को क्या हुआ, कहीं ये तो नहीं कि उसके वॉशरूम में आयन हो। यही सोच के यांगली चैन के रूम में इंटर होती है तो देखती है विंग अपना पेट पकड़कर बाहर आ रहा था, मगर तभी वो सीधा होकर वापस से वॉशरूम में घुस जाता है। ये देखकर यांगली कहते, ओ माय गॉड, कहीं इन दोनों की ये हालत मेरी लोटस सूप के कारण तो नहीं हुई ना, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो नीचे आती है और अपने माँ को आवाज़ लगाती है, माँ माँ। तभी यूजियान कहती है, हाँ यांगली क्या हुआ। यांगली कहती है, माँ आचिन और आयन की तबीयत खराब है, मैं वेद जी से दवाई लेकर आती हूँ, तब तक आप उन दोनों को संभालिए। यूजिया की समझ में तो कुछ नहीं आता सिवाय आयन और आचिन के, इसलिए यूजिया विंग के रूम में आती है और देखती है विंग की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो विंग से पूछती है, विंग बेटा क्या हुआ। तभी विंग कहता है, पता नहीं मॉम, पता नहीं माँ, लेकिन पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये कहते ही विंग वापस वॉशरूम में भाग जाता है। अब यूजिया को चैन की फिक्र होती है। वो चैन को आवाज़ लगाती है और यांगली के रूम में पहुंचती है तो देखती है चैन तो घुटनों के बल चल रहा था। ये देखकर यूजिया कहती है, चैन क्या हुआ बेटा। चैन अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ माँ। और अब हम सीन कट करके देखते हैं विंग और चैन दोनों बेड पर लेटे थे। यांगली ने उन्हें मेडिसिन पिला दी थी और दोनों को थोड़ा आराम मिल चुका था, इसलिए दोनों ही आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तभी यूजिया कहती है, यांगली इन दोनों की ये हालत कैसे हुई। तभी यांगली कहती है, माँ लगता है ये सब उस लोटस सूप की वजह से हुआ है, इन दोनों ने पूरा लोटस सूप खत्म कर दिया था। तभी यूजिया कहती है, यांगली आज के बाद इस घर में लोटस सूप नहीं बनेगा। यांगली कहती है, जी माँ। तभी यूजिया कहती है, इन दोनों को आराम करने दो, हम नीचे चलते हैं। यांगली कहती है, जी माँ। और अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग और चैन उठते हैं और अब वो बिटर फील कर रहे थे, इसलिए वो नीचे हॉल में आते हैं जहाँ उसकी फैमिली बैठी थी।
उनकी फैमिली बैठी थी। तभी वो दोनों भी नीचे आते हैं और अपने माँ पापा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी जियान फेमियान इन दोनों से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वहीं विंग को पता था कि अगर वो ये कहेगा कि उसकी तबीयत ठीक है तो उसके बाबा उसे काम बता देंगे, इसलिए काम से बचने के लिए विंग कहता है बाबा अभी कमजोरी है। जियान फेमियान कहता है ठीक है। और चैन कहता है बाबा मैं ठीक हूँ। जियान फेमियान कहता है तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। चैन कहता है कहाँ बाबा। फेमियान कहता है यहीं पास की सिटी में, मुझे कुछ काम है। चैन कहता है जी बाबा। उसके बाद फेमियान विंग से कहता है विंग तुम आराम करो, बाहर गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। विंग मुंह लटकाते हुए कहता है ठीक है बाबा। और अब हम देखते हैं जियान फेमियान और चैन तो निकल जाते हैं और अब घर में विंग बोर हो रहा था क्योंकि उसकी माँ और सीजे वो दोनों भी खेत पर चले गए थे। विंग घर में बैठे बैठे सोचता है वो घर में अकेले क्या करे, चलो न्यूसेन से मिलकर आते हैं। यही सोच के विंग घर से बाहर निकल जाता है और न्यूसेन से मिलने उसके घर आता है। न्यूसेन उसके मॉम डैड नहीं है, केवल एक बड़ा भाई है जो शहर में काम करता है। और न्यूसेन यहाँ अपने ग्रैंड माँ के साथ रहता है। और ग्रैंड माँ जो ज़्यादातर बीमार रहती है वो अब न्यूसेन का ध्यान नहीं रख पा रही थी, इसलिए उसे ग्रैंड माँ ने न्यूसेन के बड़े भाई निमिंजू को खबर भिजवाई थी कि वो न्यूसेन को अपने साथ ले जाए। और आज न्यूसेन के पास उसके गगा का मैसेज आया था कि वो कल वहाँ से गाड़ी में बैठकर यहाँ आ जाए, मैं उसे यहाँ से पिक कर लूँगा। इधर न्यूसेन अपना सामान पैक कर ही रहा था कि तभी बिंग न्यूसेन के घर आ जाता है, आ धमकता है और न्यूसेन का उतरा फेस देखकर पूछता है न्यूसेन तुझे क्या हुआ है, तेरा फेस क्यों उतरा है। तभी न्यूसेन कहता है विंग मैं कल जा रहा हूँ। तभी विंग शौक होकर कहता है कहाँ कहाँ जा रहे हो और क्यों। तभी न्यूसेन कहता है मैं कल शहर जा रहा हूँ, गगन ने बुलाया है। विंग कहता है क्या, पर तेरी ग्रैंड माँ का क्या होगा। न्यूसेन कहता है मेरी एक दूर की बुआ है, वो ग्रैंड माँ को अपने साथ ले जाएगी। विंग कहता है ओह मगर तू उदास क्यों है, ये तो अच्छी बात है ना, तू शहर जा रहा है। न्यूसेन कहता है नहीं विंग ये अच्छी बात नहीं है, तुझे नहीं पता विंग, शहर में मैं अपने अपने में अपने अपनों से दूर हो जाते हैं, वहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता। और तू तू ही सोच गगा, तू अपने काम पर चले जाएंगे और मैं पूरा दिन अकेले घर में बोर हो जाऊंगा। यहाँ गांव में कम से कम इतना तो है, तू है, चैन है और ये गांव वाले हैं जो हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। विंग कहता है हाँ न्यूसेन ये तो है, लेकिन सोच अगर हम इसी गांव में रहेंगे तो हम जिंदगी भर खेती बाड़ी और पोल्ट्री फार्म में ही उलझ के रह जाएंगे। तू बड़ा खुश नसीब है कि तुझे शहर जाने का मौका मिल रहा है। एक मैं हूँ जो कब से शहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, मगर बाबा है कि वो मान ही नहीं रहे। पर तू चिंता मत कर, तू शहर पहुँच, तेरे पीछे पीछे हम भी आते हैं और फिर हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। अब चल उदास मत हो और अपना सामान पैक कर, और अब मैं चलता हूँ, कल मैं तुझे गाड़ी तक छोड़ने आऊँगा ठीक है। न्यूसेन कहता है ठीक है। उसके बाद विंग वापस आ जाता है। तभी यूजिया विंग से कहती है विंग तुम कहाँ से आ रहे हो, बाबा ने मना किया था ना बाहर घूमने के लिए। विंग कहता है माँ मैं न्यूसेन से मिलने गया था और वो कल जा रहा है। तभी यूजिया शौक होकर कहती है जा रहा है कहाँ। विंग कहता है शहर, उसके गगन ने उसे बुलाया है। तभी यूजिया कहती है मगर उसकी ग्रैंड माँ, उनका क्या होगा। विंग कहता है वो भी जा रही है किसी दूसरे गांव में। यूजिया कहती है ओ चलो ये अच्छा है, वैसे भी ग्रैंड माँ काफ़ी बीमार रहती है। विंग कहता है माँ देखो ना इस गांव के सभी बच्चे एक एक करके शहर चले गए हैं, इस गांव में एक न्यूसेन बचा था, वो भी कल जा रहा है। प्लीज़ माँ मुझे और चैन को भी भेज दो ना, मैं वहाँ जाकर अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, मैं आप सबको अपने साथ शहर ले चलूँगा। प्लीज़ माँ एक बार बाबा से बात कीजिए ना। वैसे भी कब तक हम लोग ये पोल्ट्री फार्म में अंडे बेचकर खेती करके अपना गुजारा करें। हाँ बताओ, गौर ना करे किसी दिन यहाँ बाढ़ आ जाए तो हम कम से कम शहर में हमारे पास छत तो होगी ना माँ। प्लीज़ माँ बाबा से एक बार बात कीजिए ना मेरे लिए प्लीज़। और विंग अपने माँ के गले में हाथ डाल लेता है। तभी यूजिया कहती है बस ज़्यादा मक्खन मत लगाओ और इतना प्यार दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है समझे। विंग कहता है ठीक है माँ मैं मक्खन नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता, मैं आपसे और बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी यांगली अंदर से आती है और कहती है माँ खाना बन गया है। विंग चलो आ जाओ खाना खा लो। विंग कहता है जी सीजे। उसके बाद वो दोनों अपना
फेस वगैरह क्लीन करते हैं और लंच के लिए बैठ जाते हैं। तभी विंग कहता है, माँ बाबा तो शाम तक आएंगे ना? यूं जिया कहती है, हाँ। तभी विंग अपने दिमाग में सोचता है, चैन तू तो गया, मुझे पता है बाबा के साथ तू काफ़ी परेशान हो रहा होगा और होता भी ऐसे ही है। जियान फेमियान रास्ते चलते जो भी सामान खरीद रहा था वो सब चैन के पास दे रहे थे और बेचारा चैन वो गधे की तरह सारा सामान लाद कर चल रहा था और अपने मन में विंग को कोस रहा था। विंग, आज तूने मुझे अच्छा फंसाया। वही विंग को अचानक हिचकी आने लगती है। तभी विंग अपने मन में सोचता है, ज़रूर चैन मुझे गाली दे रहा होगा क्योंकि आज वो फंस गया ना। और अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ चैन बेचारा थका हारा घर पहुंच चुका था और रात का खाना खाते ही अपने बेड पर लेट चुका था और कराते हुए कह रहा था, ओ गॉड, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे हाथ भी सामान उठा उठा के मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। तभी विंग आता है और चैन से कहता है, हे चैन, गाने क्यों गा रहा है? तभी चैन शौक होकर कहता है, क्या विंग, तुझे गाना सुनाई दे रहा है? ये नहीं दिख रहा है कि मैं करा रहा हूँ? मुझे पेन हो रहा है। वैसे ये बता, तुझे पहले से पता था ना कि तू बाबा के साथ जाएगा तो तेरी यही हालत होगी जो मेरी हुई है? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि हर बार बाबा मुझे ही तो ले जाते हैं ना, तुझे नहीं। इसलिए आज मुझे मौका मिला और मैंने तुझे फंसा दिया। वैसे ये बता, मज़ा आया ना बाबा के साथ में? तभी चैन गुस्से में कहता है, विंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और जैसे ही खड़ा होता है अचानक उसके पैरों में दर्द होता है और वो वापस बैठ जाता है। विंग कहता है, चुपचाप लेट जा, बड़ा है मुझे मानने वाला। वही चैन लेट कर हाय हाय कर रहा था। तभी विंग कहता है, तू ये अपना हाय हाय का गाना बंद करेगा? यही तभी चैन कहता है, विंग प्लीज़ ना मेरे पैर की मालिश कर दे, तू मेरा भाई है ना, प्लीज़। विंग कहता है, ठीक है, अब तू इतने प्यार से कह रहा है तो चल, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। और विंग अब चैन के पैरों की मालिश करने लगता है और जैसे ही चैन को आराम मिलता है वो विंग से कहता है, विंग, तुझे पता है तेरे हाथों में जादू है, तू जब भी मालिश करता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तभी विंग कहता है, क्या तुझे सुकून मिला? चैन कहता है, बहुत। विंग कहता है, तो चल अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे। वैसे भी मुझे सुबह सुबह न्यू हुसैन को बस स्टॉप तक छोड़ने जाना है। तभी चैन कहता है, न्यू हुसैन को? वो कहाँ जा रहा है? विंग कहता है, वो शहर जा रहा है अपने गगा के पास। तभी चैन कहता है, वैसे विंग, न्यू हुसैन के जाने के बाद तू और मैं ही इस गांव में बच जाएंगे ना, क्योंकि इस गांव के सभी लड़के एक एक करके शहर चले गए हैं, केवल हम दोनों ही बचे हैं। पता नहीं हम लोग कब जाएंगे। विंग कहता है, बहुत जल्द चैन, बहुत जल्द। अब तुम सो जा और मुझे भी सोने दे। चैन कहता है, ठीक है, शुभ रात्रि। विंग भी कहता है, शुभ रात्रि। और फिर दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सुबह सुबह न्यू हुसैन को बस स्टॉप छोड़ने जाता है। वहीं न्यू हुसैन लड़कियों की तरह रोते हुए कह रहा था, विंग, मुझे तुम्हारी और चैन की बहुत याद आएगी और मैं इस गांव को भी काफ़ी मिस करूंगा, हम तीनों की दोस्ती को भी। मैं ये नदी, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे। तभी विंग न्यू हुसैन की बात से इरिटेट होकर उसकी बात को काटते हुए कहता है, हाँ न्यू हुसैन, यहाँ के खेत को, यहाँ के नींबू, संतरे, केले और यहाँ की चिड़िया, उनको भी मिस करेगा ना? न्यू हुसैन कहता है, हाँ विंग, मैं इन सबको मिस करूँगा। प्लीज़ विंग, मैं तुझे चिट्ठी लिखूंगा तो तू उसका जवाब देना, हाँ? विंग कहता है, हाँ न्यू हुसैन, और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। न्यू हुसैन पूछता है, क्या? विंग कहता है, अपनी मुर्गियों के अंडे, और मैं ये सब बॉयल करके लाया हूँ ताकि तू रास्ते में इन्हें छील कर खा सके। अब इसे अपने पास रख। और वो देख, बस भी आ गई है। ये देखकर न्यू हुसैन और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी विंग पूछता है, न्यू हुसैन क्या हुआ? न्यू हुसैन कहता है, विंग विंग बस आ गई और अब मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तुम सबको काफ़ी मिस करूंगा। तभी विंग कहता है, न्यू हुसैन, रोना बंद कर यार, तुझे देख के पता है मुझे क्या लग रहा है? न्यू हुसैन कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी लड़के को नहीं बल्कि लड़की को भेजने आया हूँ और तुम इस समय ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे दुल्हन करती है अपने ससुराल जाने से पहले और फिर ससुराल जाने के बाद सबको भूल जाती है। तभी न्यू हुसैन कहता है, पर मैं नहीं भूलूंगा विंग, नहीं भूलूंगा। विंग कहता है, पता है, क्योंकि तू लड़की नहीं है बल्कि लड़का है। इसी तभी बस भी आ जाती है और विंग जल्दी से न्यू हुसैन को बस में बिठाता है और बस जाने के बाद एक हैवी ब्रिज छोड़ता है और मोवल करते हुए कहता है, न्यू हुसैन, बिना शहर जाने पर इतना कौन रोता है? और अब न्यू हुसैन को शहर गए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। इधर विंग और चैन की लाइफ पहले जैसे ही बीत रही थी, मगर कहीं ना कहीं विंग के मन में आज भी शहर जाने का ख्याल था।
और इसीलिए आज विंग शाम के टाइम जब उसकी पूरी फैमिली घर पर थी, विंग सीधे सीधे अपने बाबा के पास आता है और अपने बाबा जियान फेमियान से कहता है, बाबा मैं भी शहर जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे शहर जाने दोगे? तभी फेमियान कहता है, विंग ये किस तरह की बात कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, और मत भूलो कि तुम इस गांव के मुखिया के बेटे हो, और फिर हमारा यहाँ इतना काम है, वो तो तुमसे हो नहीं पा रहा है, शहर जाके कौन से झंडे गाड़ने वाले हो? तभी विंग कहता है, बाबा गांव के बाहर भी एक दुनिया है और मैं उस दुनिया में जाना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि यहाँ हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारा बिजनेस भी है, लेकिन बाबा मैं अपना अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, और वो भी शहर में। प्लीज़ बाबा मुझे जाने दीजिए। वैसे भी हमारे गाँव के सभी बच्चे शहर चले गए हैं, इस गांव में केवल मैं और चैन ही है। बाबा प्लीज़ हमें शहर जाने दीजिए ना, प्लीज़ बाबा। तभी फेमियान कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, मुझे ज़्यादा नहीं 5 साल के लिए, सॉरी, विंग कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, मुझे ज़्यादा नहीं 5 साल के लिए जाने दीजिए। इन 5 सालों में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ बाबा एक बार जाने दीजिए। फेमियान कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं केवल तुम्हें जाने के पैसे दूंगा, बाकी रहना खाना पीना तुम खुद से करोगे, और 5 साल से पहले वापस नहीं आओगे, मंजूर है? विंग बीताओ में कहता है, मंजूर है बाबा। फेमियान कहता है, ठीक है कल सुबह चले जाना। ये सुनकर विंग हैप्पी हो जाता है और कहता है, ठीक है फिर मैं अपना सामान पैक करता हूँ। तभी यूजिया कहती है, रुको। विंग अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। तभी यूजिया कहती है, फेमियान विंग अकेले नहीं जाएगा, बल्कि चैन और यांगली साथ जाएंगे। फेमियान कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तभी यूजिया कहती है, फेमियान क्या फ़ायदा हमारे पास इतने पैसे होने का जब हमारे बच्चे हैप्पी ही ना हो? वैसे भी इतना पैसे का हम क्या करेंगे जब हम अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी ना कर पाए? और वैसे भी विंग सही तो कह रहा है, क्या रखा है इस गांव में? ये खेती और पोल्ट्री फार्म के अलावा इस गांव के सभी बच्चे शहर जा चुके हैं और आज अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे जाना चाहते हैं तो क्या बुरा है? हाँ एक बार जाने दो ना उन्हें, अपना सपना पूरा करने दो। फेमियान कहता है, ठीक है तो ये बताओ तुम क्या चाहती हो यूजिया? यूजिया कहती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम विंग के साथ साथ चैन और यांगली को भी भेज दो, और हाँ वहाँ उनके लिए एक अपार्टमेंट भी खरीदो, बस बाकी का वो देख लेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को शहर में घर के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। फेमियान कहता है, ठीक है पर हमें यांगली को भेजना ज़रूरी है? यू कहती है, हाँ क्यों नहीं, वो लड़की है तो क्या हमें उसे घर में बिठा कर रखना चाहिए? और उसकी भी लाइफ है, वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत जी लेगी, तो उसमें क्या ही बुरा है? फेमियान कहता है, ठीक है यू जैसा तुम चाहो। तभी विंग झट से यू को हक करता है और थैंक यू कहता है। यू विंग का सर सहलाते हुए कहती है, अब जाओ और सब अपना सामान पैक कर लो। विंग कहता है, जी माँ, और फिर चैन और यांगली से कहता है, सीजे चलो सामान पैक करते हैं। यांगली कहती है, हाँ, और वो भी अपने दोनों भाइयों के साथ चली जाती है। इधर फेमियान कहता है, यू तो कल तुम भी चलो, हम दोनों जाकर इनके लिए एक अपार्टमेंट लेकर वापस आ जाएंगे। यू कहती है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। पूरा परिवार शहर के लिए निकल जाता है। जहाँ पहुँचते ही फेमियान सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदता है, और फिर शाम को उस अपार्टमेंट में जब सभी डिनर कर रहे थे तभी फेमियान कहता है, विंग तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर ली है, यहाँ तक कि ये अपार्टमेंट भी ले लिया है, लेकिन बेटा अब आगे का जितना भी खर्चा होगा वो तुम लोगों को उठाना है, इसलिए तुम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी होगी। विंग कहता है, हाँ बाबा आप चिंता मत कीजिए, देखना 5 साल होने से पहले पहले इस शहर में हमारा भी बिजनेस होगा। फेमियान कहता है, चलो देखते हैं। तभी यू भी कहती है, और हाँ यांगली तुम बड़ी हो तो अपने दोनों भाइयों को अच्छे से ध्यान रखना। यांगली कहती है, जी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तभी फेमियान कहता है, चलो यू जल्दी से डिनर करते हैं और सो जाते हैं, वैसे भी कल सुबह जल्दी निकलना है। तभी विंग कहता है, बाबा आप भी रुक जाइए ना। फेमियान कहता है, नहीं बेटा, हम लोग तो बचपन से ही गांव में रहते आए हैं, हम लोग अब इस उम्र में अपना गांव नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ तुम लोगों का मन करे तो बीच बीच में घर आते रहना। विंग कहता है, ठीक है बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम आते रहेंगे। और अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जियान, फेमियान और यू
वो दोनों वापस गांव के लिए निकल चुके थे। वहीं ये तीनों अपने माँ और बाबा को बेचने के बाद वापस अपने अपार्टमेंट में आते हैं और एक रिलैक्सिंग ब्रीथ छोड़ते हुए कहते हैं, तो हम लोग भी शहर आ चुके हैं। तभी विंग कहता है, चैन क्यों ना हम न्यू सेन से मिलने चले। वैसे भी उसको यहाँ आए हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, वो थोड़ा बहुत इस शहर के बारे में जान गया होगा, तो क्यों ना हम उससे मिलकर यहाँ जॉब के बारे में डिस्कस करें। क्यों सीजे, आप क्या कहती है इस बारे में। यांगली कहती है, हाँ ये सही है, ऐसा करो तुम दोनों जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी विंग पूछता है, क्यों सीजे, क्या आप नहीं चलोगी। तभी यांगली कहती है, विंग कल ही तो हम लोग यहाँ आए हैं और अभी तक मैंने घर को डेकोरेट भी नहीं किया है, इसलिए तुम दोनों जाओ और आज आज मैं इस घर को डेकोरेट करती हूँ। विंग कहता है, सीजे ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। यांगली कहती है, नहीं विंग, बाद में क्यों, पहले अपने घर की डेकोरेशन होनी चाहिए ना। तभी विंग कहता है, ठीक है सीजे, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद हम देखते हैं विंग और चैन वो दोनों निकल जाते हैं न्यू सेन से मिलने और वो देखते हैं कि न्यू सेन तो एक बड़े से मेंशन में रह रहा है। विंग उस गेट पर जाकर गार्ड से कहता है कि उन्हें न्यू सेन से मिलना है। गार्ड भी ओके कहता है और अंदर कॉल करते हैं कि सर न्यू सेन से मिलने कुछ लोग आए हैं। अंदर जो पर्सन था वो कहता है, ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जो फ़ोन उठाता है वो और कोई नहीं बल्कि मिंग्याओ था। और मिंग्याओ एक गे है जिसे लड़कों में इंटरेस्ट है और मिंग्याओ ने न्यू सेन के बड़े भाई न्यू मिंजू से मैरिज कर ली है। और न्यू मिंजू जो कि एक स्टेट पर्सन था, उसने यहाँ आकर पहले तो क्लब में काम किया और वहीं उसकी मुलाकात मिंग्याओ से हुई थी और मिंग्याओ को न्यू मिंजू काफ़ी पसंद आया था। उसने न्यू मिंजू से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले और बदले में वो मेरी कंपनी का सीईओ बन जाए। और बेचारा न्यू मिंजू जिसके ऊपर न्यू सेन की जिम्मेदारियां थी वो मान जाता है और मिंग्याओ से मैरिज कर लेता है। लेकिन मिंग्याओ एक ऐसा पर्सन है जिसे हर रोज़ एक नए लड़के के साथ घूमना, उसके साथ हैंग आउट करना पसंद है। और 2 हफ्ते पहले जब उसने न्यू सेन को देखा तो उसे न्यू सेन भी काफ़ी पसंद आया और तब से लेकर अब तक वो न्यू सेन को टॉर्चर कर रहा है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करे। मगर न्यू सेन ने साफ साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो लेकिन आप मेरे भाई के हस्बैंड हो। और ये सुनकर मिंग्याओ को काफ़ी गुस्सा आया। उसने न्यू सेन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जबकि न्यू मिंजू सब कुछ जानता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि न्यू मिंजू जानता है कि अगर उसने मिंग्याओ को छोड़ा तो वो इस शहर में जी नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना की बीजिंग सिटी में 3 ही फैमिली है जो काफ़ी रिच और पावरफुल है और वो है लैन फैमिली, जिन फैमिली और वैन फैमिली। और मिंग्याओ वो जिन फैमिली का ही नाजायज़ बेटा है, इसलिए उसे हर्ट करना मतलब जिन फैमिली को नाराज़ करना। वहीं हम दूसरी तरफ विंग और चैन को देखते हैं जो मिंग्याओ के मेंशन में इंटर हो चुके थे। वो उस घर को देख ही रहे थे कि तभी मिंग्याओ अपने घर में बने स्टेयर से नीचे आ रहा था और उन्हें देख कर कहता है, एक्सक्यूज मी तुम दोनों। तभी विंग कहता है, हेलो मेरा नाम विंग है। और विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मिंग्याओ भी जल्दी से अपना हाथ बढ़ाता है और विंग के साथ हैंडशेक करता है। मगर विंग को मिंग्याओ का हैंडशेक पसंद नहीं आता और वो जल्दी से अपना हाथ खींच कर कहता है, और ये मेरा भाई चैन है। तभी मिंग्याओ कहता है, वाओ ब्यूटीफुल नेम। तभी विंग कहता है, थैंक यू, वैसे हम न्यू सेन के फ्रेंड है, क्या हम न्यू सेन से मिल सकते हैं। मिंग्याओ कहता है, या ऑफकोर्स, आइए बैठिए, मैं न्यू सेन को बुलवाता हूँ। ये कहकर मिंग्याओ अपने 2 सर्वेंट को बुलाता है और एक से कहता है कि जाओ न्यू सेन को बुलाओ, और दूसरे से चाय कॉफ़ी बनाने को कहता है। और अब कुछ देर बाद न्यू सेन बहुत घबराए हुए स्टेयर से नीचे आता है और विंग को देखते ही विंग को हक करके रोने लगता है। तभी विंग न्यू सेन से पूछता है, न्यू सेन क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है। तभी न्यू सेन कहता है, विंग मैं तुम सबको काफ़ी मिस कर रहा था, अपने गांव को, अपने पहाड़ों को, तुम्हारे साथ बिताए पलों को, अपनी यारी को। और ये कहते कहते वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी विंग कहता है, न्यू सेन चिंता मत कर, हम आ गए हैं ना, तू रोना बंद कर और ये बता तू कैसा है। तभी न्यू सेन सिस्कियाँ लेते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ गांव में सब कैसे है। विंग कहता है, सब ठीक है। तभी सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आ जाता है। मिंग्याओ अपने हाथ से ही सबको कॉफ़ी देता है और जैसे ही न्यू सेन को देने वाला था, अचानक मिंग्याओ उस कॉफ़ी को न्यू सेन के हाथ में गिरा देता है और फिर खुद से ही सॉरी कहते हुए न्यू सेन का हाथ पकड़ लेता है और सर्वेंट से कहता है, जल्दी आइस लेकर आओ। और ये कहते हुए वो न्यू सेन के हाथ पर फ्लो करने लगता है, जो न्यू सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मिंग्याओ के हाथ से अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिंग्याओ उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और इस कारण न्यू सेन काफ़ी घबरा गया था। जो चीज़ हमारे विंग ने नोटिस कर ली थी और वो समझ गया था कि न्यू सेन किसी बड़ी परेशानी में है।
तभी उन लोगों की कॉफ़ी ख़त्म होती है और विंग मिंग्याओ से कहता है, गगा क्या हम आज न्यू सेन को अपने साथ अपने घर ले जाए? मैं कल पक्का उसे यहाँ छोड़ जाऊँगा। वो क्या है ना, गाँव से माँ और बाबा भी साथ आए हैं और वो न्यू सेन से मिलकर उससे शहर के बारे में पूछकर तसल्ली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है ना कि शहर के लोग कितने काइंड होते हैं। इसलिए प्लीज़ क्या हम न्यू सेन को अपने साथ ले जाएं? प्लीज़ गगा। मिंग्याओ कहता है, आप इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ? ऑफकोर्स तुम न्यू हुसैन को ले जाओ। विंग कहता है, थैंक यू गगा, तो अब हम चलते हैं। न्यू हुसैन चले? न्यू हुसैन कहता है, ओके मैं कपड़े। तभी विंग कहता है, अरे यार कपड़ों की क्या ज़रूरत है, हमारे कपड़े पहन लेना ना, अब चल। और वो न्यू हुसैन का हाथ पकड़ते हैं और मिंग्याओ को बाय कहकर मेंशन से बाहर आ जाते हैं। मिंग्याओ कहता है, वाओ न्यू हुसैन से काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग तो विंग है, अब मैं इसे ही अपने बेड पर लाऊंगा। यही सब सोचते हुए मिंग्याओ अपने कमरे में आता है और फिर अपने हस्बैंड ने मिंजू को कॉल करता है और कहता है, बेबी प्लीज़ कम, घर आओ ना प्लीज़, और फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो न्यू हुसैन को लेकर अपने अपार्टमेंट आ चुका था और वहाँ यांगली से मिलकर न्यू हुसैन काफ़ी हैप्पी होता है। यांगली उन तीनों के लिए अच्छा सा लंच बनाती है और वो तीनों काफ़ी इंजॉय करते हैं उसका। अब उनका लंच वगैरह होने के बाद चैन तो यांगली के साथ काम करने लगता है, मगर विंग वो न्यू हुसैन को रूम में ले जाता है और पूछता है, अब बताओ न्यू हुसैन, क्या तुम शहर आकर खुश हो? न्यू हुसैन जो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ विंग मैं खुश हूँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी विंग कहता है, वो इसलिए कि तू खुश नहीं है क्या? मैं अपने फ्रेंड को नहीं जानता, और वैसे मत भूल न्यू हुसैन, हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं और मुझे तेरे बारे में तुझसे ज़्यादा पता है, इसलिए अब बता क्या हुआ है। ये सुनकर तो न्यू हुसैन रोने लगता है और वो विंग को बताना स्टार्ट करता है कि उसका ब्रदर इन लॉ उसे उसके साथ सोने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि वो एक गे है और उसे अलग अलग बॉय के साथ सोना पसंद है। मैंने इस बारे में गगा से भी कहा, लेकिन गगा ने कहा कि वो चुपचाप मिंग्याओ की बात मान ले, वरना वो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि विंग हम लोग हर मामले में शहर के लड़कों से कम है। तुम्हें पता है यहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, वो चाइनीज़ बहुत कम बोलते हैं, और फिर यहाँ की कंपनियों में काम करने के लिए हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्री होना ज़रूरी है, वरना हम जैसे 12 पास वालों को तो कोई गार्ड की जॉब भी नहीं देता। इसलिए गार्ड की जॉब भी नहीं देता, क्योंकि गार्ड की जॉब के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। गगन ने बताया कि हम लोग गांव से आए हैं ना, तो यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम जैसे लोग यहाँ रेस्टोरेंट में बर्तन साफ कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में क्लीनर की जॉब उससे आगे का तो हम सोच भी नहीं सकते। और इसलिए गगन ने मिंग्याओ से शादी की कर ली, क्योंकि गगन नहीं चाहते थे कि वो केवल इस शहर में एक वेटर बनकर ही रह जाए। विंग कहता है, ओह तो इस शहर में इतने चोचले हैं। खैर कोई नहीं, वो सब मैं देख लूँगा, और हाँ अगर तू वहाँ नहीं रहना चाहता है तो हमारे साथ आकर रहे। वैसे भी हम फ्रेंड है और भाई भी है। मैं खुद निमिंजू गगा से बात करूँगा, ठीक है, तू चिंता मत कर। न्यूसेन अब मैं आ गया हूँ, वो मिंग्याओ तुझे अब बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा। तभी न्यूसेन कहता है, तू क्या करने वाला है? विंग कहता है, कुछ नहीं, थोड़ा तो मिंग्याओ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए विंग न्यू हुसैन से पूछता है, चल चलते हैं, मिंग्याओ को सबक सिखाते हैं। वैसे वो ज़्यादातर किस क्लब में जाना पसंद करता है? न्यू हुसैन कहता है, रेड मून क्लब में। विंग कहता है, तो चल आज हम भी चलते हैं। न्यू हुसैन कहता है, पर तू वहाँ जानबूझकर क्यों जाना चाहता है? विंग कहता है, अरे यार मुझे अपने लिए जॉब तलाश करनी है, और अभी तूने ही कहा ना हम यहाँ या तो रेस्टोरेंट में या फिर किसी कंपनी में क्लीनर का काम कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इन दोनों कामों को छोड़कर वेटर का जॉब कर लूँ। वैसे भी बाबा ने केवल अपार्टमेंट खरीद कर दिया है, आगे का हमें ही देखना है। ये कहते हुए अब वो तीनों क्लब निकल जाते हैं। जहाँ जाते ही विंग मैनेजर से मिलता है और वेटर की जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब विंग और चैन काफ़ी हैंडसम थे, तो इसलिए मैनेजर भी उन्हें जॉब दे देता है। और गाइस यहाँ अभी विंग को और चैन को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता है कि वो दोनों भी गे हैं ना कि स्ट्रेट है। ओके, तो अब हम देखते हैं उन दोनों को जॉब मिल जाती है, जहां विंग और चैन को फर्स्ट डे ही वीआईपी गेस्टों को अटेंड करने को कहा जाता है, क्योंकि भाई ये क्लब था और जाहिर सी बात है कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और वो केवल ड्रिंक करने तो नहीं आते हैं, बल्कि इस क्लब में नाइट स्पेंड करने भी आते हैं। और फिर हमारा विंग और चैन ये दोनों
फ्रेशर थे, इसलिए वेटर के बहाने इन लोगों को वीआईपी कस्टमरों के पास भेजा जाता है ताकि वो लोग इन दोनों को देखें और फिर मैनेजर को मोटे पैसे देकर उन्हें उनके बेड पर ले जाए, क्योंकि न्यू सेन को भी नहीं पता था कि इस क्लब में इस तरह के काम होते हैं। वो बेचारे तो पैसे कमाने के लिए और मिंग्याओ को सबक सिखाने के लिए इस क्लब में घुस गए थे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं विंग और चेन वीआईपी रूम में ड्रिंक सर्व करने जाते हैं और लोग उन दोनों को पसंद भी करते हैं और फिर मैनेजर से उनके बारे में पूछते भी हैं, मगर मैनेजर उन सबको बताता है कि ये दोनों प्योर है, फ्रेश है और आज इनका पहला दिन है और आज ही मैं इन्हें आपके बेड पर भेजूंगा, तो ये ना हो कि ये लोग भाग जाए और वापस ही नहीं आए। इसलिए सर कुछ दिन केवल नज़रों से ही मजा लीजिए। वो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं और आज केवल वो लोग अपने पुराने वेटर से ही काम चलाते हैं। अब हम देखते हैं मिंग्याओ आज क्लब नहीं आया था क्योंकि आज उसने अपनी प्यास न्यू के साथ ही बुझा ली थी, लेकिन अब वो लोग घर वापस आ रहे थे। तब मैनेजर उन दोनों को रोकता है और उन दोनों को ढेर सारे पैसे देकर कहता है, विंग चेन, ये पैसे तुम दोनों का इनाम है, तुम दोनों ने अच्छे से काम किया है और सुनो, ऐसे ही मन लगाकर काम करोगे तो यहाँ तुम्हें बहुत पैसे मिलेगा और तुम लोग कुछ दिनों में ही लाखों रुपए में खेलोगे। ये सुनकर तो विंग की आंखें चमक जाती है। वो सोचता है उसे तो लगा था कि शहर में पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल होगा, पर नहीं, यहाँ तो पैसा कमाना काफ़ी आसान है। वहीं दूसरी तरफ न्यू सेन भी ये देखता है और सोचने लगता है, अरे वाह, अगर इतने पैसे मुझे भी मिले तो मैं बहुत जल्द अपने लिए रेंट पर एक अपार्टमेंट ले सकता हूँ और आराम से रह सकता हूँ और फिर मुझे उस मिंग्याओ का टॉर्चर भी नहीं सहना पड़ेगा। वहीं विंग और चैन पैसे लेकर हैप्पी हैप्पी अपने अपार्टमेंट आते हैं और यांगली के हाथ पे पैसे रखते हुए कहते हैं, सीजे, यहाँ तो पैसा कमाना बहुत आसान है। ये देखो, आज हमारा पहला दिन था और आज ही हमें 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं, वो भी इनाम, क्योंकि मैंने और चैन ने बहुत अच्छे से अपने काम को किया है। ये देखकर तो यांगली भी हैप्पी होती है। उसके बाद वो चारों अपना डिनर करते हैं और फिर भी चैन और न्यू सेन एक रूम में और यांगली अपने रूम में। न्यू सेन कहता है, वी, ये भी सोच रहा हूँ कि मैं मिंग्याओ के घर को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आ जाऊँ और तुम्हारे साथ ही काम करके अपने लिए 2 पैसे कमाओ। विंग कहता है, ये तो अच्छी बात है न्यू सेन, हम कल सुबह ही निमिंजू गगा से बात करेंगे। न्यू सेन कहता है, हाँ। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों उठते हैं और फिर विंग और न्यू सेन तो चले जाते हैं निमिंजू से मिलने। वहीं यांगली और चैन घर पर रहते हैं और फिर भी निमिंजू से बात करता है। न्यू सेन भी कहता है कि हाँ गगा, वो छोटा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और फिर न चाहते हुए भी नी मिंजू को न्यू सेन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि नी मिंजू भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके साथ रहकर उसी की तरह बन जाए, इसलिए वो न्यू सेन को घर से जाने की परमिशन दे देता है। मगर न्यू सेन अपने गगा से पूछता है कि मिंग्याओ उसके बारे में पूछेगा तो वो क्या कहेंगे। नी मिंजू कहता है, मैं बोल दूंगा कि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो चला गया। न्यू सेन कहता है, ठीक है गगा। और अब न्यू सेन अपना बैग लेकर विंग के साथ ही वापस उसके अपार्टमेंट आ जाता है और अब न्यू सेन भी उन दोनों के साथ क्लब में काम करने लगता है, जहां न्यू सेन को भी मैनेजर पैसे देता है क्योंकि वो भी फ्रेश था। अब इसी तरह 1 हफ्ते बीत चुके थे और अब वो सभी वीआईपी कस्टमर मैनेजर से पूछते हैं कि हम कब तक दूर से ही उन लोगों को देखें, आप तो उन्हें हमारे बेड पर भेजो। जो सुनकर मैनेजर कहता है, जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो मैनेजर विंग और चैन को किसी तरह ड्रग दे देता है। कुछ ही देर में दोनों की हालत ख़राब होने लगती है। उन दोनों को अपनी बॉडी में हॉटनेस महसूस होने लगी। वो लोग कुछ समझते उससे पहले ही मैनेजर वहाँ पर आता है और विंग से कहता है, विंग, तुम रूम नंबर 206 में जाओ, वहाँ ड्रिंक सर्व करो। और चैन, तुम रूम नंबर 209 में जाकर चैन कहता है, जी सर। अब जैसे ही विंग और चैन अंदर रूम में ड्रिंक सर्व करने जाते हैं, तभी हम देखते हैं उन रूम में से जो पर्सन थे वो विंग और चैन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वहीं विंग तो उस पर्सन के सिर पर बोतल मार के बाहर निकल जाता है और फिर सीधे चैन के रूम में आकर उसे भी बचा के वहाँ से सीधे रूम नंबर 201 में आ जाते हैं। और ये रूम किसी और का नहीं बल्कि हमारे सेकंड मेन लीड लैन बांग जी का था, जो कि अपने फ्रेंड शुयान के साथ और अपने गगा के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी विंग और चैन अंदर आते हैं।
विंग वांग जी से और चैन से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें बहुत ही ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा है। और ये कहते कहते वो लोग दोनों भाइयों के लिप्स को कैप्चर करते हैं और उन दोनों को किस करने लगते हैं। वही शुयान जब ये देखता है तो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। तभी सिचेन किस को ब्रेक करते हुए वांग जी से कहता है, वांग जी लगता है इन्हें ड्रग दिया गया है तभी ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। वांग जी कहता है, गगा शायद आप सही कह रहे हैं, अब क्या करें। सिचेन कहता है, करना क्या है, दोनों को हैंडल करते हैं, ऐसा करो तुम उसे हैंडल करो और मैं इसे हैंडल करता हूँ। वांग जी कहता है, जी गगा। उसके बाद से चेन को अपने रूम में ले आता है और फिर दोनों भाई दोनों को अपने अपने रूम के वॉशरूम में ले जाकर बाथ टब में बिठा देते हैं और दोनों के ऊपर कोल्ड वाटर का शावर ऑन कर देते हैं। करीब 2 घंटे बाद दोनों भाई उसी बाथ टब में बेहोश हो चुके थे। उसके बाद वांग जी विंग को उठाकर अपने बेड पर और चेन को उठाकर अपने बेड पर, यहाँ तक कि उन दोनों के कपड़े चेंज करवा कर खुद भी उनके पास ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और चैन उठ गए थे और दोनों ही खुद को किसी और के साथ पाते हैं तो शौक हो जाते हैं और ये चीज़ उन दोनों के लिए एक नया था, इसलिए दोनों भाई उन दोनों का फेस देखे बिना ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही विंग वांग जी के कमरे से बाहर निकला तभी वांग जी को एक अजीब सा ड्रीम आता है और वो ड्रीम था उसी पहाड़ी से कूदने का। और जैसे ही वांग जी उस ड्रीम को देखता है वो अचानक उठकर बैठ जाता है और सोचता है ये क्या था, इतना अजीब सपना, और वो लोग कौन थे जो उस पहाड़ी से कूदे थे। उसके बाद वांग जी अपने साइड में देखता है जो एकदम खाली था। वही सिचेन भी जब सुबह उठता है तो उसका बेड भी खाली था और फिर सिचेन सोचता है वो दोनों कौन थे, उनका नाम क्या था। वही दूसरी तरफ वांग जी भी यही सोच रहा था कि वो कौन था, उसका नाम क्या था और ये क्या उस पर्सन के साथ में सो गया और मुझे नींद आ गई, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो नींद ही नहीं आती है क्योंकि वांग जी इंसोम्निया का पेशेंट है। वांग जी यही सोच ही रहा था कि तभी सिचेन वांग जी के रूम में आता है और वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या वो लड़का चला गया। तभी वांग जी कहता है, लड़का। सिचेन कहता है, हाँ वही जो कल तुम्हारे साथ था। वांग जी कहता है, हाँ गगा, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या वो लड़का भी चला गया जो आपके साथ था। सिचेन कहता है, हाँ वांग जी। तभी वांग जी कहता है, गगा पता कीजिए वो लड़के कौन थे। सिचेन कहता है, क्या क्या हुआ वांग जी। तभी वांग जी कहता है, गगा कल मैं आराम से सोया था। सिचेन कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ गगा। तभी सिचेन कहता है, पर वांग जी ये कैसे हुआ, क्योंकि तुम्हें तो इंसोम्निया है ना। वांग जी कहता है, हाँ गगा, और मुझे नहीं पता कि कल मुझे नींद कैसे आई, पर गगा मुझे वो लड़का चाहिए, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, इसका तो उसे कंपल्सेशन करना ही होगा। तभी सिचेन कहता है, वांग जी छोड़ो ना, रात गई बात गई। वहीं दूसरी तरफ विंग और चेन अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं जहां न्यूसेन और यांगली दोनों ही घबराए हुए थे। तभी न्यूसेन उन दोनों को देखकर एकदम से विंग और चैन से पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो ना। विंग और चैन कहते हैं, हाँ हम ठीक है, लेकिन हमारा सर बहुत तेज फट रहा है। तभी न्यूसेन कहता है, विंग तुम्हें पता है कल वो मैनेजर तुम दोनों को सेल करने वाला था और शायद उसी ने तुम्हें ड्रग दिया है। तभी विंग शॉक होकर कहता है, व्हाट ड्रग। न्यूसेन कहता है, हाँ विंग। तभी विंग कहता है, पर तुझे कैसे पता, तुझे ये सब किसने बताया। तभी न्यूसेन कहता है, मैं कल मिंग्याओ से मिला था क्लब में, वो भी कल मेरे साथ, मगर मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुम दोनों को देखना है। और ये सुनते ही उसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर तो मैं शौक था। उसने मुझे बताया कि क्या तुम्हारे वो फ्रेंड यहाँ काम करते हैं, तो अब तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे, क्योंकि ये क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन आते हैं और वो उन्हें लड़कियाँ या फिर लड़के सर्व किए जाते हैं। और आशा है तुम्हारे दोस्त वो दोनों किसी के बेड पर हो सकते हैं। ये सुनते ही मैं तो शौक हो गया था और मैंने मिंग्याओ को अपने से दूर किया और तुम दोनों को ढूंढने लगा, मगर मिंग्याओ ने मेरे पीछे सिक्योरिटी को भेज दिया और मजबूरन मुझे तुम्हें वहीं छोड़कर आना पड़ा। मगर ये बताओ तुम दोनों ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना। विंग कहता है, नहीं, लेकिन सीजे कहाँ है। तभी न्यूसेन कहता है, वो काफ़ी देर तक सीजे तुम्हारा आने की राह देख रही थी, लेकिन जब काफ़ी लेट हो गया तो मैंने कहा आप सो जाइए, जैसे ही वो दोनों आएंगे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए सीजे अभी तक सो रही है। विंग कहता है, ठीक है, हम भी आराम करते हैं क्योंकि मेरा सर फट रहा है।
वहीं चैन की हालत तो अभी भी ख़राब थी, इसलिए विंग चैन को संभाल के रूम में लाकर सुला देता है और न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन तुम भी आराम करो। न्यूसेन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ विंग, तुम आराम करो। विंग कहता है उसके बाद विंग भी लेट जाता है और अब कुछ देर बाद सुबह के 9 बज रहे थे। यांगली अपने कमरे से फ्रेश वगैरह होकर बाहर आती है और कहती है, आज तो काफ़ी लेट हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं तभी न्यूसेन जो किचन में था वो यांगली को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग सीजे, आप आ गई, चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। तभी यांगली कहती, अरे न्यूसेन, आज ब्रेकफास्ट तुमने बनाया और वैसे भी तुम उठ चुके थे तो तुम मुझे भी उठा देते। तभी न्यूसेन कहता है, सीजे आप हमेशा कितना काम करती हो, मैंने देखा है गाँव में, और फिर विंग ने भी बताया था कि आप घर का सारा काम करती है, यहाँ तक कि आंटी के साथ खेत भी संभालती है। इसीलिए मैंने सोचा आज आप जब आराम कर रही है तो क्यों ना आज आपको आराम करने दिया जाए। जो सुनकर यांगली कहते हैं, थैंक यू न्यूसेन, वैसे क्या मेरे दोनों भाई घर आए कि नहीं। तभी न्यूसेन कहता है, आ गए हैं सीजे, वो दोनों सो रहे हैं। यांगली कहती है, न्यूसेन क्या उन्होंने बताया कल वो लेट क्यों हो गए थे। न्यूसेन कहता है, हाँ सीजे, वो क्या है ना, कल क्लब में स्टाफ की कमी थी, इसलिए उन दोनों को नाइट ड्यूटी करनी पड़ी, मगर वो सुबह 7 बजे घर वापस आ गए थे और अब सो रहे हैं। यांगली कहती है, ओके उन्हें सोने दो, तुम और मैं ब्रेकफास्ट करते हैं। न्यूसेन कहता है, हाँ सीजे। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट कर। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो काफ़ी गहरी नींद में था। तभी विंग ड्रीम देखता है जहाँ वो देखता है 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कह रहे थे, ये लोग, ये समाज हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे, हम इस जन्म में तो एक नहीं हो सकते लंजा, लेकिन दूसरे जन्म में हम दोनों साथ होंगे। ये कहते ही वो लोग उस माउंटेन से कूद जाते। ये देखते ही विंग एकदम से उड़ जाता है। उसके पूरे फेस पर स्वेट आ रखा था, उसके कपड़े एकदम गीले हो चुके थे। विंग अपने फेस को अपने हाथ से साफ करते हुए कहता है, ये कैसा सपना था और ये लंजा कौन है। तभी विंग टाइम देखता है, दोपहर के 1 बज चुके थे। विंग अब बेड से उठता है और अपने फेस पर पानी मारता है और सोचता है सुबह न्यूसेन ने उससे क्या कहा कि उसके बाद विंग उस बात की याद करता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी विंग के माइंड में कुछ क्लिक होता है, उसे पूरा तो नहीं लेकिन हल्की सी याद थी कि उसने किसी को किस और उस इंसान से कह रहा था कि उसकी हेल्प करे। तभी विंग ये सोचते हुए अपने कपड़ों को एकदम से अपने बॉडी से अलग करता है और देखता है जहां वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। इसका मतलब वो ठीक है, उस पर्सन ने कुछ नहीं किया। ये देखते ही विंग एक राहत की सांस लेता है और फिर शावर वगैरह लेता है और बाहर आता है, जहाँ विंग देखता है कि उसकी सीजे और न्यूसेन दोनों ही घर के काम कर रहे थे। तभी विंग बाहर आता है और अपने सीजे को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी यांगली कहती है, आइन, ये मॉर्निंग का समय नहीं है। तभी विंग कहता है, जानता हूँ सीजे, लेकिन मैं एक बात और जानता हूँ। यांगली पूछती है, क्या। विंग कहता है, यही कि जब आँख खुले तभी सवेरा, और मैं अभी नींद से उठा हूँ, इसलिए मेरे लिए तो मॉर्निंग ही हुई ना। यांगली कहती है, हाँ हाँ, तो बता तुझे चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी। विंग कहता है, सीजे मेरे सर में अभी भी पेन है तो मुझे एक कड़क चाय चाहिए। यांगली कहती है, ओके। उसके बाद यांगली चाय बनाने लगती है। वही न्यूसेन अपना काम निपटा कर विंग के पास बैठते हुए कहता है, विंग आप क्या करें यार। विंग कहता है, क्या हुआ। तभी न्यूसेन शॉक होकर कहता है, विंग कल इतना कुछ हो गया और तू कह रहा है कि क्या हुआ, और मुझे ये बता क्या तू काम पर जाएगा। विंग कहता है, हाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे मैनेजर से हिसाब करना है। और अब हम सीन शिफ्ट करते हैं सीधे क्लब में, जहाँ विंग ने मैनेजर का गला पकड़ा हुआ था और उसके फेस पर पंच मारते हुए कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सेल करने की, हाँ बता, और हाँ मेरी मेहनत के पैसे निकाल, क्योंकि आज अभी से मैं तेरा काम छोड़ता हूँ, समझे। तभी वो मैनेजर कहता है, कैसे पैसे विंग, और जितने पैसे तुम्हारे बनते हैं ना उससे भी कई ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ और इसका मेरे पास प्रूफ भी है। इसलिए अब तुम मेरी बात मानो, या तो तुम अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ सो जाओ जिन्होंने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, या फिर वो सारे पैसे वापस लौटा जो मैंने तुम्हें ये कहकर दिए थे कि ये तुम्हारा रिपोर्ट है, वरना तुम यहाँ के पुलिस को नहीं जानते, वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। विंग कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ योनमक सिटी के मुखिया का बेटा। विंग ये सुनकर वो मैनेजर हंसते हुए कहता है, क्या तुम एक छोटे से विलेज के मुखिया के बेटे हो। और फिर खुद को विंग के हाथों से छुड़ाकर अपने टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट को उठाता है और उसे पैकेट में से एक सिगरेट बाहर निकालकर अपने मुंह में रखकर उसे जलाता है और एक कस लगाकर
उसके धुएं को विंग के मुंह पर फेंक कर कहता है, विंग शायद तुम नहीं जानते कि ये कोई विलेज नहीं है बल्कि सिटी है, और तुम्हें पता है यहाँ आने वाले वीआईपी कस्टमर कौन है? खैर तुम्हें क्या ही पता होगा, तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। तो सुनो, ये सब वीआईपी कस्टमर है, पॉलिटिशियन, एमएलए, आईपीएस, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्टर और बिजनेसमैन जो एक गिलास वाइन का भी लाखों चार्ज करते हैं। और तुम कह रहे हो कि तुम एक मुखिया के बेटे हो, और वैसे भी विंग तुम किसके बेटे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहाँ खड़े हो उससे फ़र्क पड़ता है। और तुम इस समय मेरे सामने क्लब में खड़े हो, और ये क्लब कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है बल्कि एक वीआईपी क्लब है जहाँ लोग अपने स्ट्रेस को कम करने आते हैं, वो भी तुम जैसे छोटे मोटे विलेज बॉय के साथ टाइम स्पेंड करने। और इसके लिए वो तुम जैसे लोगों को काफ़ी बड़ी अमाउंट भी पे करते हैं। इसलिए अब मेरी बात मानो, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट पे किया है उनके साथ जाकर चुपचाप सो जाओ, वरना तुम इस सिटी में 2 दिन जी नहीं पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी। इसलिए अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम हर रोज़ लाखों में खेलोगे, और नहीं मानते हो तो जो हज़ारों रुपए मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को दिए हैं, जो कि अब लाखों में है, वो सोच समेत लौटा दो। और सोचने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, समझे? और वो विंग के फेस पर टेप टेप करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं विंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक, और वो चेयर पर बैठ जाता है। तभी न्यूसेंट रोते हुए विंग के पास आता है और वो विंग से कहता है, विंग अब हम क्या करें, हम खुद को कैसे बचाएंगे? विंग विंग जो शौक था वो कहता है, मुझे नहीं पता, और वहाँ से निकलकर वापस अपने मेंशन में आता है, जहाँ न्यूसेन आते ही विंग से माफ़ी मांगता है कि तुम मेरी वजह से इस दलदल में फंसे हो। विंग मुझे माफ़ करना, पर जो भी हो विंग तुम वापस नहीं जाओगे, और मैंने सोच लिया है तुम मुझे क्या करना है। तभी विंग कहता है, क्या करना है तुझे? न्यूसेन कहता है, विंग किसी और के साथ सोने से अच्छा है कि मैं मिंग्याओ से हेल्प मांगूं। विंग गुस्से में कहता है, हाँ उसे हेल्प मांग और बन जाओ उसका टॉय, फिर वो जब चाहे तुझे नोच नोच कर खाए, यही चाहता है तू? न्यूसेन कहता है, फिर मैं क्या करूँ यार बता, और तू खुद सोच, आज मेरी वजह से ही तुम दोनों ही क्लब में फंस गए। काश मैंने तुम्हें बताया ही नहीं होता कि क्लब में काम करके ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो आज हम पर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। तभी विंग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है न्यूसेन, पैसे तो मुझे भी कमाने थे ना, क्योंकि मैंने ही अपने बाबा से वादा किया था कि मैं 5 साल में बड़ा आदमी बनूंगा। खैर अब मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली और अपने भाई पर आँच नहीं आने दे सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं मैनेजर की बात मानूंगा। लेकिन न्यूसेन मुझसे वादा कर, तू इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। न्यूसेन कहता है, नहीं विंग प्लीज़ ऐसा मत कर, और वैसे भी तू कोई गे नहीं है। विंग कहता है, न्यूसेन तुम सबके लिए अगर मुझे गे बनना पड़े तो मैं बनूंगा। और ये सब कहकर वो न्यूसेन को शांत करता है, और फिर अब वो दोनों भी आराम करते हैं। जहाँ फिर से विंग आज भी वही सपना देखता है, लेकिन आज वो सपने में लेन कुरेन को देखता है और खुद को देखता है, जहाँ वो लेन कुरेन से कह रहा था, बाबा प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे लंजा के पास जाने दो, मैं अपने लंजा से बेहद प्यार करता हूँ। तभी लेन कुरेन कहता है, वी तुम समझते क्यों नहीं, अगर किसी को ये पता चला गया कि तुम गे हो तो समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी। तुमने सोचा है, वैसे भी एक गे को जैसे तैसे मैंने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे एक गे का बाप कहे, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप घर में बैठो। ये कहकर वो वी का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। उसके बाद उसे हर वो मोमेंट याद आता है जिसमें उसको कितना कुछ झेलना पड़ा था, वो भी अपने प्यार के लिए, अपने लंजा के लिए, एक साथ होने के लिए। लेकिन समाज के पहरेदारों की वजह से, अपनी इज्जत के लिए वी के बाबा ने वी को मना कर दिया कि नहीं, वो अपने प्यार से नहीं मिलेगा, उसे खुद से दूर करना होगा। और अंत में उन दो प्यार करने वालों ने फैसला किया कि वो इस जन्म में एक नहीं हो पाए तो वो किसी दूसरे जन्म में साथ होंगे। और यही सोच के दोनों ने मौत को गले लगा लिया था। और ये सब मेमोरी देखने के बाद विंग उठता है और देखता है कि क्या ये सब मेरी कहानी है? मैं पिछले जन्म में एक ये था और मैं किसी लंजा नाम के पर्सन से प्यार करता था, लेकिन ये लंजा कौन है, मैं उसका फेस क्यों नहीं देख पाया? विंग इन्हीं उलझनों में था कि तभी चैन रूम में आता है और वो विंग से कहता है, टूट गया तो चल जल्दी से रेडी हो जा, वो हमें आज मार्केट जाना है ग्रोसरी लेने। विंग कहता है, ठीक है।
अब कुछ देर बाद विंग रेडी होकर बाहर आता है और फिर चैन से कहता है चल। तभी चैन कहता है रुक, सीजे भी आ रही है, उन्हें भी अपने लिए कुछ सामान लेना है। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चैन न्यूसेन से कहता है न्यूसेन तू घर पर अकेला क्या करेगा, तू भी साथ चल। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं शहर आए हुए, हम शहर से बाहर ही नहीं गए हैं, तो चलो सामान लेने के बहाने हम लोग बाहर घूम कर आते हैं। न्यूसेन कहता है ठीक है। उसके बाद चारों बाहर घूमने आते हैं, जहां विंग उन सबको पहले पार्क ले जाता है, जहां वो इधर उधर घूमते स्टॉल पर कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद वो लोग मॉल चले जाते हैं, जहां यांगली घर के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती, जहां चैन और यांगली दिल खोल के खर्च कर रहे थे। वहीं न्यूसेन ये सोच के परेशान था कि उसका दोस्त अपनी फैमिली के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। वहीं विंग ये सोच के परेशान था कि 2 दिन से उसे एक ही सपना आ रहा है और 2 दिन से वो एक ही नाम सुन रहा है, लंजा लंजा। लेकिन ये लंजा कौन है, और ये क्या पिछले जन्म में वो एक गे था जिसका प्यार अधूरा रह गया था, और ये उसका दूसरा जन्म हुआ है, वो भी एक लड़के के रूप में। मगर क्या ही फ़ायदा उसका लड़के होने का, क्योंकि अब वो उसे भी बेड पर एक गे की तरह सर्व होना पड़ेगा। और अब उनका पूरा दिन मॉल में गुजर जाता है। अब शाम को जब वो लोग वापस आते हैं, तब विंग चैन से कहता है तुम्हें आज क्लब चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही आराम करो। चैन कहता है हाँ वैसे भी मुझे क्लब में काम नहीं करना है। न्यूसेन तू भी मत जा, हम दोनों घर पर ही रहते हैं। विंग आज तू अकेले चला जा। विंग कहता है ठीक है न्यूसेन, सबका ध्यान रखना। न्यूसेन कहता है ठीक है विंग। और अब विंग क्लब आ जाता है, जहां विंग मैनेजर से मिलता है और कहता है मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा भाई और न्यूसेन आज के बाद यहाँ काम नहीं करेगा। मैनेजर कहता है ओके, तो चलो अब रेडी हो जाओ। विंग कहता है मैं रेडी तो हूँ, और कितना रेडी हूँ। तभी मैनेजर कहता है विंग यहाँ गर्ल्स हो या फिर बॉय, उन्हें थोड़ा बहुत अपनी बॉडी दिखानी पड़ती है, तो तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। विंग कहता है समझ गया, लेकिन मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, और वैसे और अब तुम चाहो तो मुझे कस्टमर के पास भेजो या फिर रहने दो, क्योंकि मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा। मैनेजर कहता है ठीक है, तो तुम्हारे आज का कस्टमर है लैन वांगजी, तुम्हें उन्हें खुश करना है, समझे। विंग कहता है जी। उसके बाद मैनेजर खुद विंग को वांगजी के रूम तक छोड़ता है, और अब जैसे ही विंग रूम में ड्रिंक लेकर जाता है, वो अपना सर झुका लेता है। वहीं वांगजी जैसे ही विंग को देखता है, उसे तो काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे कुछ पूछता है। उससे पहले ही विंग अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी वांगजी अपने डार्क वॉइस में कहता है तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर तो विंग नज़र उठाकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्यों, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी आपने आज के लिए मुझे ख़रीदा है ना, ताकि मैं आपको खुश कर सकूँ। वैसे आप लोगों को मानना पड़ेगा, हाँ आप लोग इतना पैसा कमाते हो, उससे इन जगहों पर खर्च करते हो। इससे अच्छा तो ये होता है कि आप लोग अपने पैसों से किसी गरीब का भला कर दो, पर नहीं, आप लोग पैसों से किसी गरीब का भला कर दो, पर नहीं, आप लोगों को तो सोना है, वो भी बिना ये जाने कि वो पर्सन इस चीज़ के लिए तैयार है भी या नहीं। फिर वो ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रहा है या फिर दवा में, जो भी हो, लेकिन आप बैठे क्यों हैं, आप भी अपने कपड़े उतारिए। वांगजी ये सुनकर शौक। वहीं विंग इतने गुस्से में था कि वो वांगजी को नहीं पहचान पाया था कि ये तो वही पर्सन है जिसकी फ़ोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर होती है। तभी वांगजी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है क्या क्या आपको सोना नहीं है। वांगजी कहता है सोना है मगर करना नहीं है। विंग शौक होकर कहता है व्हाट, क्या कहा आपने, आपको सोना है मगर करना नहीं है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वांगजी कहता है इसमें समझने जैसी क्या बात है, मैंने कहा ना मुझे सोना है मगर करना नहीं है, तुम जाओ पहले शावर ले लो, उसके बाद यहाँ आकर लेट जाओ। विंग कहता है ओके। अब विंग पहले तो शावर लेता है और अंदर से बाथरोब पहन कर आता है और फिर वांगजी के साइड में लेट जाता है। कुछ देर बाद वांगजी विंग को हक करता है और विंग से कहता है जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, समझे। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग तो वांगजी की तरफ बैक किए हुए लेटा था और वांगजी ने विंग को पीछे से हक किया था, जहां विंग को तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग के माइंड में था कि यह पर्सन अभी उसका चिरहरण करेगा। मगर वांगजी तो विंग को हक करके ही सो चुका था। अब रात के 2 बज चुके थे, अभी तक विंग के साथ किसी तरह के भी टच नहीं हुआ था। इसलिए विंग सोचता है जरा देखूँ तो सही इस पर्सन ने उसे टच क्यों नहीं किया। अब विंग जैसे ही अपने
फेस को वांग जी की तरफ पलटता है तो देखता है ये तो वही मैगजीन वाला पर्सन है, लैन वांग जी। ओ माय गॉड, ये पर्सन यहाँ पर, ये क्या, ये पर्सन भी ऐसी जगह पर आके मज़े करता है। मैं तो इसे काफ़ी शरीफ समझता था, लेकिन अब पता चला ये तो एक नंबर का ठरकी पर्सन है। और विंग वांग जी को मन ही मन कोसने लगता है, और फिर कोसते कोसते विंग भी सोच जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जो उठकर बैठा था और विंग घोड़े बेचकर सो रहा था, वहीं वांग जी कहता है मैं आज भी इस पर्सन के साथ सोया और मुझे नींद आ गई। इसका मतलब मेरा इन इससे अपने इस सोम्या का इलाज ये पर्सन है। और फिर वांग जी सोचता है अगर मैं इस 24 घंटे इसे अपने पास ही रखूँ तो मैं जहाँ जाऊँगा ये मेरे साथ रहेगा और मैं आराम से सो पाऊँगा। अब कुछ देर बाद विंग भी उठ चुका था और उठते ही वो सामने वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग, नींद अच्छी आई ना? विंग कहता है हाँ, और फिर एकदम से वॉशरूम में भागता है और शावर लेता है और अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है। और फिर जैसे ही विंग वांग जी को बाय कहकर बाहर जाने लगता है, तभी वांग जी कहता है रुको। विंग रुक जाता है। वांग जी विंग से पूछता है क्या तुम यहाँ फैमिली के साथ रहते हो या फिर अकेले? विंग कहता है मैं अपने सिबलिंग्स के साथ रहता हूँ। वांग जी कहता है अच्छा है, तो अभी घर जाओ और अपने सिबलिंग से कहो कि तुम्हें जॉब मिल गई है और आज से बल्कि अभी से तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे। विंग शॉक होकर कहता है व्हाट, मैं आपके साथ रहूँगा, पर क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ। विंग कहता है आई एम सॉरी, पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। वांग जी कहता है सोच लो, मैं तुम्हें रोज़ के 1 लाख रुपए दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर को अपनी कंपनी में जॉब भी। विंग कहता है व्हाट? वांग जी कहता है हाँ, अगर मंजूर है तो ये है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इन्हें पढ़ लेना और साइन कर देना। यहाँ तक कि कुछ चेंज करना होगा या फिर तुम्हें कुछ ऐड करना होगा तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मेरा कार्ड भी है, अब तुम जा सकते हो। विंग कहता है लेकिन यहाँ का मैनेजर मुझे नहीं जाने देगा। वांग जी कहता है वो सब मैं देख लूँगा। विंग कहता है ओके, सोच के बताता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वांग जी कहता है वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर और वो कार्ड लेकर अपने अपार्टमेंट आता है, जहाँ न्यूसेन बेचारा वो तो पूरी रात विंग की चिंता कर रहा था। और फिर जैसे ही विंग पहुँचता है, न्यूसेन एकदम से विंग के पास आता है और विंग से पूछता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें पेन तो नहीं है ना? तभी यांगली कहती है पेन? आचिन क्या हुआ, क्या तुम्हारी किसी से फाइट हुई है? विंग कहता है नहीं सीजे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो न्यूसेन इसलिए पूछ रहा था कि मैं कल पूरी रात क्लब में काम कर रहा था ना, है ना न्यूसेन? और विंग न्यूसेन को चूटी काटते हुए कहता है। तभी न्यूसन कहता है हाँ हाँ सीजे, यही बात है। तभी यांगली कहते हैं आइन आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है हाँ सीजे आप जाइए, मैं आता हूँ। ये कहकर विंग अंदर आता है और उस पेपर को अपने बेडशीट के नीचे रखता है। तभी न्यूसन जो विंग के पीछे पीछे आ गया था, वो विंग को पेपर रखते हुए देख लेता है और विंग से पूछता है विंग ये क्या है? तभी विंग कहता है ये कुछ नहीं है। मगर न्यूसन उसे देखता है और पढ़ते ही कहता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये कैसा पेपर है? तभी विंग कहता है कुछ नहीं, ये उस लैन वांग जी ने दिया है। तभी न्यूसेन कहता है लैन वांग जी, चाइना का सबसे रिचेस्ट और पावरफुल बिजनेसमैन लैन वांग जी, उसने दिया है? विंग कहता है हाँ, और ये तू क्या कह रहा है? चाइना का रिचेस्ट और पावरफुल मैन एक नंबर का ठरकी है वो। तभी न्यूसेन कहता है नहीं यार, लैन वांग जी ऐसा पर्सन नहीं है, मैंने सुना है उसके बारे में, वो तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। हाँ थोड़ा रूड है, एरोगेंट है, उसके फेस पर स्माइल नहीं आती, पर दिल का वो अच्छा है। अगर हाँ आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके बारे में कोई रूमर्स भी नहीं है। वो अलग बात है कि उसे काम प्रोफेशनल तरीके से चाहिए, पर इतना तो चलता है ना। तभी विंग कहता है तू उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। न्यूसेन तुझे पता है कल वही मेरा पहला कस्टमर था। न्यूसेन शॉक होकर कहता है क्या? इसका मतलब तो लैन वांग जी के साथ नाइट स्पेंड की? विंग कहता है हाँ कह सकता है, लेकिन हम दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ये सुनकर न्यूसेन शॉक होकर कहता है क्या तुम दोनों ने नाइट स्पेंड भी की, और वो भी बिना फिजिकल कांटेक्ट के? मैं समझा नहीं विंग। विंग कहता है मैं समझा नहीं विंग, हुआ क्या है मुझे बता। तभी विंग कहता है होना क्या है, कल मैं क्लब गया, मैनेजर ने मुझे बताया कि तुम्हारा पहले कस्टमर लैन वांग जी है। मैं उसके पास गया और उसने कपड़े उतारने लगा, मगर उसने मना कर दिया और कहा कि तुम शावर लेकर आओ और मेरी साइड में लेट जाओ। मैं भी गया, शावर लिया और उसके साइड में लेट गया। उसने फिर मुझे हक किया और सो गया। न्यूसेन कहता है क्या उसने तुझे किस वगैरह भी नहीं किया ना? विंग कहता है छी, एक मैन दूसरे मैन को किस कर तो कैसा लगेगा? हाँ। न्यूसेन कहता है वो सब छोड़, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट उसने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? विंग कहता है पता नहीं, अभी जब मैं सुबह वापस आने वाला लगा
आने लगा था, तब उसने मुझे रोककर पूछा कि क्या मैं फैमिली के साथ रहता हूँ या फिर अकेले। मैंने भी कह दिया मैं अपने सिबलिंग्स के साथ रहता हूँ। तो कहने लगा तुम घर जाओ और उन्हें बताओ कि मैं आज अभी से उसके साथ रहने वाला हूँ, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में दिया है और बोला इसे पढ़ लो। और तो और वो पर्सन मुझे उसके साथ 24 घंटे रहने के 1 लाख रोज़ देगा। न्यूशन शौक होकर कहता है क्या? अरे विंग विंग कहता है हाँ, और क्या उसने कहा कि वो मेरे भाई बहनों को अपनी कंपनी में जॉब भी देगा। मैं बस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उसे बता दूं। तभी न्यूशन वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए कहता है विंग तू तो कुछ दिन में करोड़पति बन जाएगा। ये देख, यहाँ भी उसने साफ साफ मेंशन किया है कि वो अगर 24 घंटे लैन वांगजी के साथ रहेगा तो उसे 24 घंटों का 1 लाख रुपए मिलेगा, और ऊपर से उसके फैमिली मेम्बर को लैन कंपनी में जॉब भी। तुझे पता है विंग, उसकी कंपनी में काम करने वाले सारी एम्प्लॉय हाई लेवल होती हैं, और तो लैन की कंपनी इस शहर की एकमात्र कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय को हाई सैलरी दी जाती है। यहाँ इस कंपनी के क्लीनर भी कुछ महीनों में ही करोड़पति बन जाते हैं। और साथ ही उसने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि उसे केवल सोना है, नो फिजिकल टच। विंग, ये तो तेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विंग, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दे। और न्यूसेन ज़बरदस्ती विंग से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा देता है, और फिर विंग से कहता है वो उसे कॉल करके ये बता कि उसे ये डील मंजूर है। तभी यांग ले अंदर आते हुए कहती है डील? कैसी डील? किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? तभी न्यूसेन कहता है सीजे देखो ना, विंग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको पता है विंग को इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी लैंड कंपनी में काम करने का मौका मिला है, लेकिन ये है कि ये उस कंपनी में काम ही नहीं करना चाहता। तभी यांगली कहती है क्यों आइन, क्या हुआ, तू काम क्यों नहीं करना चाहता? क्या तू अपने सपने से गिव अप करना चाहता है? विंग कहता है नहीं सीजे, लेकिन कंपनी की एक शर्त है। यांगली कहती है शर्त? कैसी शर्त? विंग कहता है सीजे मुझे ना उस कंपनी के बॉस के साथ ही रहना होगा, उसी के घर में, वो भी 24 घंटे उसके आसपास ही। यांगली कहती है तो इसमें क्या हुआ? तभी विंग शौक होकर कहता है सीजे क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? यांगली कहती है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, अगर मेरे भाई को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों ही परेशान होंगी। तभी विंग कहता है हर पर सीजे मुझे आपको और चैन को छोड़कर वहाँ रहना होगा। यांगली कहती है कोई बात नहीं, वीक में एक बार आकर मिल लेना। विंग कहता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यांगली कहती है नहीं विंग। विंग कहता है तो क्या मैं इस डील को मान जाऊँ? यांगली कहते हैं हाँ बिल्कुल विंग। तभी न्यूसेन कहता है चल विंग, आप देर मत कर, जल्दी से मिस्टर लेन को कॉल कर और उनसे बोल कि तू आ रहा है। आप कुछ देर बाद विंग वांग जी को कॉल करता है और वांग जी से कहता है मिस्टर लेन मैं तैयार हूँ। वांग जी कहता है ओके मैं गाड़ी भेजता हूँ। ये कहकर वांग जी फ़ोन रख देता है, और करीब 1 घंटे बाद वांग जी खुद विंग को लेने पहुंच चुका था। वहीं विंग जिसे पता नहीं था कि कार में वांग जी भी है, इसलिए विंग जैसे ही कार के अंदर बैठता है तो वो देखता है वांग जी गाड़ी में था। वो वांग जी को देखते ही शौक होकर पूछता है मिस्टर लेन आप? वांग जी कहता है बैठो। विंग गाड़ी के अंदर बैठकर न्यूसेन, चैन और यांगली को बाय बाय करता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम विंग को एक आलीशान विला में देखते हैं जहाँ ढेर सारे नौकर चाकर बॉडीगार्ड थे जो वांग जी के आते ही लाइन से खड़े होकर वांग जी को ग्रीट कर रहे थे। और वांग जी जब रूम में इंटर हो जाता था तब एक सर्वेंट वांग जी के लिए चाय कॉफ़ी जूस वगैरह लेकर खड़े रहते थे, क्योंकि वांग जी को हर चीज़ टाइम पर चाहिए होता था। इसलिए वांग जी की ये ऐशो आराम की लाइफ देखकर शौक था। तभी वांग जी अपने सेक्रेटरी लिली से कहता है लिली, विंग को मेरे वाले रूम में भेज दो, और हाँ तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। लिली कहती है जी सर। उसके बाद लिली विंग को वांग जी के रूम में भेजकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है, और फिर स्टडी में आकर वांग जी के साथ ऑफिस का वर्क करने लगती है। और अब काम करते करते उन लोगों को 3 घंटे हो चुके थे। इधर विंग ने तो डिनर वगैरह सब कर लिया था, और वो वांग जी के रूम में बैठे बैठे वांग जी का इंतजार कर रहा था, और उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर ही टिकी थी। इधर एक सर्वेंट गेट पर नॉक करता है, और वो वांग जी से कहता है सर काफ़ी लेट हो चुका है, आप भी डिनर कर लीजिए। वांग जी केवल कहता है, और फिर लिली से कहता है लिली अब तुम जाओ। लिली कहती है जी सर। उसके बाद लिली जल्दी से अपना सामान पैक करती है और स्टडी रूम से बाहर निकल चुकी थी। वांग जी भी अपना काम समेट कर बाहर आता है और डिनर टेबल पर बैठते हुए सर्वेंट से पूछता है क्या विंग ने खाना खाया? सर्वेंट कहता है जी सर, वो तो कब का खा चुके हैं। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी भी अपना डिनर फिनिश करता है और अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि विंग तो मस्त उसके बेड पर सोया है। वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और फिर सीधे वॉशरूम में घुस जाता है, और फिर शावर वगैरह लेता है और बाथरोब पहनकर बाहर आता है। उसके बाद बेड पर बैठते हुए विंग से एक नज़र
वो बैठते ही फिर से एक नज़र विंग को देखता है, जहाँ वांग जी विंग का पूरा फेस, उसकी बॉडी एडमायर करता है और उसके बगल में लेटकर विंग को देखता है, जहाँ अब वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर आकर रुक चुकी थी और उसे विंग की वही होटल वाली किस याद आ जाती है और वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आ जाता है, उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस करता है और फिर उसके कमर में हाथ डालकर उसे कडल कर अपनी आंखें बंद कर देता है। दूसरी तरफ विंग, जो वांग जी की हरकतों के कारण उड़ चुका था और अब विंग वांग जी के फेस को देखते हुए सोचता है, अजीब बात है, इसने आज भी कुछ नहीं किया और ऐसा क्यों। खैर जो भी हो, मगर ये हैंडसम बहुत है। यही सोच के विंग वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है और अब वांग जी की आंखें खुलती हैं। वो विंग को देखता है जो अभी भी सो रहा था, इसलिए वांग जी विंग को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से उठता है, अपना फ़ोन लेता है और उसे लेकर बालकनी में चला जाता है और फिर वहाँ जाकर वांग जी उस नंबर पर कॉल बैक करता है। वहीं दूसरी तरफ से लिली फ़ोन पिक करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर, आपकी गाड़ी तैयार है। वांग जी कहता है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वांग जी रूम में वापस आता है तो देखता है विंग उठ चुका था और वो वांग जी को देखते ही कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लेन, आप उठ गए। वांग जी कहता है, उसके बाद वांग जी अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ देर बाद वांग जी अंदर से ही कपड़े पहनकर आता है और वो विंग से कहता है, रेडी हो जाओ, हमें जापान जाना है। विंग सुबह सुबह शौक होता है और कहता है, क्या जापान, मगर क्यों। वांग जी कहता है, वहाँ मेरी मीटिंग है। विंग कहता है, ओ लेकिन मिस्टर लेन, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, क्योंकि ना ही मैं आपका एम्प्लॉय हूँ और ना ही कोई फैमिली मेम्बर, फिर मैं वहाँ आपके साथ आकर क्या करूँगा। तभी वांग जी कहता है, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा है तुम 24 घंटे मेरे आसपास ही रहोगे। विंग कहता है, सर। उसके बाद विंग जल्दी से शावर वगैरह लेता है और फिर रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद विंग और वांग जी जापान के लिए निकल चुके थे। गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी का पार्ट मैं कल रिकॉर्ड करूँगी। ओके बाय।